Assalamu alaikum. We'll move to the part 6 of surface chemistry where we will be learning about the preparation of colloids and their purification. Now, in previous session we have discussed colloids are the solutions where the particle size ranges from 1 nanometer to 100 nanometer or maximum 1000 nanometer. Whenever you talk about the solutions around us, if the particle size of that solute particles ranges in this 1 nanometer to 100 nanometer or till 1000 nanometer, we can call that solution as a colloidal solution. So these are naturally available also. Even we can prepare these colloids. Now preparation of colloids can be carried out by two methods, by two approaches. One we call it as a top down approach and the other one is called as a bottom up approach. यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है टॉप से डाउन, यानी कि लार्जर साइज पार्टिकल्स को आप कोलाइडल साइज के रेंज में लाने वाले हैं। लार्जर साइज यानी कि 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा, यानी कि सस्पेंशन के टाइप के स्पीशीज को, पार्टिकल्स को हम जो है कोलाइडल रेंज में लाने वाले हैं 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर या 1000 नैनोमीटर तक। इस अप्रोच को हम, इस मेथड को हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच मीनिंग स्मॉलर ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स को आप कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जिसका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, वैसे पार्टिकल्स को आप एग्रीगेट करके कोलाइडल लेवल में, कोलाइडल रेंज में 1 नैनोमीटर से 100 या 1000 नैनोमीटर के रेंज में जब लाते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच. So these are the two methods which are followed during preparation of colloids. Either you can go by top down approach or by bottom up approach. So based on that we have different methods of preparation. One by one we'll discuss over here. The first one what we are going to discuss is mechanical dispersion method. Mechanical dispersion method is nothing but a top down approach where larger size particles will be crushed down to colloidal size. यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड में ये दो मेटालिक स्टील प्लेट्स हैं, स्टील डिस्क होते हैं, ये ऊपर वाला एक और ये नीचे सर्कुलर फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पे हॉपर है, यानी कि यहाँ से आप जो है लार्जर साइज कोलाइड सॉलिड मटेरियल है उसको पहले सस्पेंशन फॉर्म में, यानी कि 1000 2000 या 3000 नैनोमीटर साइज के रेंज में थोड़ा पाउडर फॉर्म में आप यहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे। साथ ही साथ इसके साथ कोई मीडियम, यानी कि डिस्पर्शन मीडियम बेंजीन हो सकता है या अल्कोहल या वाटर, कोई भी एक मीडियम उस सॉलिड मटेरियल के साथ यहाँ से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये स्टील सर्कुलर डिस्क ऊपर एक है नीचे एक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व होते हैं हाई स्पीड में। इट इज़ फाउंड दैट इन डिफरेंट machineries where we use this type of circular disc when you are preparing some colloids. These steel discs revolve with a very high speed of around 3000 to 8000 revolutions per minute, very high speed. ये सेम मेथड जैसा कि हमारे फ्लोर मिल्स में होता है, यहाँ जहाँ पे आटा पीस के लाते हैं वहाँ पे भी, या फिर चक्की जिसे हम बोलते हैं, सिर्फ बेस पार्ट जो फिक्स रहता है, ऊपर वाला रोटेट होता है, इलेक्ट्रिकल मेथड से रिवॉल्व होते रहता है फास्ट स्पीड से, लेकिन यहाँ पे स्पीड कुछ ज़्यादा ही है। इट विल टेक अप अराउंड 3000 टू 8000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। और स्पेशलिटी यहाँ पे है कि ये दोनों डिस्क जो है रिवॉल्व होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व होते हैं। यहाँ पे दोनों के बीच में गैप रहता है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कोलाइडल साइज को मेंटेन करने के लिए। जिस जो रेंज का आपको कोलाइडल पार्टिकल्स चाहिए वो साइज हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ से सस्पेंशन पार्टिकल्स यानी कि लार्जर साइज पार्टिकल्स को आप कोई सूटेबल सॉल्वेंट के साथ, डिस्पर्शन मीडियम के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये हाई स्पीड से रिवॉल्व होते जाएंगे। Due to their revolution, what happens? All those suspension particles, larger size particles, will be crushed down to colloidal size particles. Again, if required, we can add some
solvent, dispersion medium and some suitable stabilizing agents, ताकि ये फिर से larger size में convert ना हो जाए, इस वजह से इसमें थोड़ा हम stabilizing agent भी add करते हैं. So this is the thing we carry out in this mechanical dispersion method. Solid material is finely powdered, mixed with some dispersion medium to form suspension. It is introduced in a colloidal mill. This is called as a colloidal mill. It consists of two metal discs held at a small distance apart, which revolve at a very high speed in opposite direction. The suspension is ground down to colloidal size and dispersed in liquid, and suitable stabilizers are added. तो इस पूरे मेथड को हम बोलते हैं मैकेनिकल डिस्पर्शन. दिस इज स्पेशली अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ इंडियन इंक और प्रिंटिंग इंक एंड कोलाइडल ग्राफाइट. जो जेरोक्स मशीन्स में या प्रिंटर मशीन्स में जो इंक यूज़ होती है, जिसे हम कॉमनली टोनर बोल के यूज़ करते हैं, ये एक्चुअली इसी मेथड से प्रिपेयर किया जाता है. Next one, electrical method, that is electrode dispersion method, which is commonly called as Braddock's arc method. ये मेथड स्पेशली नोबल मेटल्स के लिए है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम. इस मेथड में हम एक कंटेनर यूज करेंगे. दिस इज द कंटेनर और ए लार्जर कंटेनर इन विच यू विल प्लेस ए स्मॉलर कंटेनर. कैसे भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं, या फिर एक रेडीमेड इसी एक हॉलो कंटेनर ले सकते हैं, या फिर एक लार्जर बीकर, उसके अंदर एक स्मॉलर बीकर रख के भी आप इस सेटअप को हम तैयार कर सकते हैं. So in this Braddock's arc method, what we have to do is we take a container. In this we will fill up freezing mixture, ice bath, जो हम यहाँ पे mention कर रहे हैं. It is actually a freezing mixture which contains ice plus some amount of salt, because presence of some salt will increase the melting point of that mixture. In this we add up water and small amount of alkali is added. This alkali acts as a stabilizing agent, that together we call it as a dispersion medium. And in this container we will insert two metal electrodes. जिस मेटल का भी आपको सोल बनाना है, वो मेटल्स यहाँ पे हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे. जैसे कि सपोज हमको गोल्ड सोल प्रिपेयर करना है, तो गोल्ड मेटल इलेक्ट्रोड्स के तौर पे हम यूज़ करेंगे. सिल्वर सोल बनाना है तो सिल्वर मेटल इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे. जिस मेटल का भी हमको सोल बनाना है, वो मेटल के हम स्ट्रिप्स या रॉड्स इलेक्ट्रोड के तौर पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे. और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम सूटेबल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दे के हाई वोल्टेज सप्लाई करके यहाँ पे दोनों को इंसर्ट करेंगे. ओके, so this is the setup required in Braddock's arc method. A container which is filled with freezing mixture. In that container you will take dispersion medium, which is nothing but water plus small amount of alkali. Alkali plays an important role of stabilizing agent. Now when you insert the metal electrodes and when you supply high voltage electricity, when you bring these two rods nearer, जब ये electrodes आप करीब लाएंगे तो यहाँ पे electrical sparks produce होते हैं, high energetic electrical sparks, जिसको हम बोलते हैं arc. तो इससे क्या हो जाता है, high energetic sparks के वजह से ये metal जो भी है ये vaporize हो जाता है. Because of high energy, instead of melting it directly vaporizes. तो जैसे ये वेपर्स फॉर्म होते हैं, ये लिबरेट होने से पहले फ्रीजिंग मिक्सचर के वजह से, कोल्ड टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर की वजह से ये जितने भी वेपर्स फॉर्म हुए हैं इमीडिएटली फिर से कंडेंस होके कोलाइडल साइज पार्टिकल्स में इस सॉल्यूशन में डिस्पर्स हो जाते हैं. As soon as the electrical spark is produced, the vapors formed, they immediately condense down because of the presence of freezing mixture, and they convert into colloidal size particles. In this way, we convert a larger metal electrode into colloidal size soul, that is colloidal size particles of that particular metal. तो सपोज अगर हम गोल्ड सोल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि अगर
gold electrode रहेगा, they will be having golden yellow color. When you start preparing gold sol, as soon as you find some reddish color solution here, it shows that gold sol solution has, that the gold sol colloidal particles have formed. In this method, two metal electrodes are dipped in vessel containing water and small amount of alkali as stabilizing agent. The vessel is cooled in an ice bath containing freezing mixture. An electric arc is struck between them by passing electric current. Vapors of metal are formed which condense immediately to form colloidal sized particles of metal. यहाँ पे दो important चीज़ें याद रखना है, freezing mixture क्यों यूज़ कर रहे हैं. Freezing mixture is used to condense down the vapors of the metal formed. अगर आप freezing mixture यूज़ नहीं करेंगे तो ये vapors of metal form हो जाएंगे, it will come out from that container. If you use freezing mixture, then only you will be able to condense down the metal into colloidal form. यहाँ पे अल्कली को हम स्टेबलाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं, या कोई इलेक्ट्रोलाइट आप स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं. इससे क्या हो जाता है, जैसे ही हम ये अल्कली यूज़ करेंगे, ये जैसे ये कोलाइडल साइज पार्टिकल्स मेटल के फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होने के बाद फिर से एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, दे स्टार्ट एसोसिएटिंग अगेन. तो ये अल्कली रहने से क्या होता है, उस मेटल पार्टिकल्स, मेटल एटम्स जो वेपर फॉर्म होके कंडेंस जो हुए हैं, उन मेटल एटम्स या क्लस्टर ऑफ मेटल एटम्स के ऊपर ये अल्कली जो हम ऐड करें हैं, इसमें के नेगेटिव आयॉन्स, स्पेशली नेगेटिव आयॉन्स उन क्लस्टर ऑफ मेटल एटम्स के ऊपर आके एड्सॉर्ब हो जाते हैं. से फॉर एग्जांपल यू हैव एडेड NaOH. So from that NaOH, the OH minus ions will adsorb on the cluster of metal atoms. The colloidal metal atom clusters, they will adsorb the negative ions from this alkali, and due to the adsorption of negative ions on their surfaces, those colloidal particles will repel from each other. यानी कि नेगेटिव चार्ज पूरे क्लस्टर्स के ऊपर एड्सॉर्ब होने के बाद नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होना स्टार्ट होंगे और इनके बड़े बड़े क्लस्टर्स फॉर्म नहीं होंगे. दे रिमेन ओनली इन कोलाइडल रेंज. सपोज इन केस अगर आप अल्कली ऐड नहीं करेंगे, ये क्लस्टर ऑफ मेटल एटम्स थोड़ा थोड़ा करके सबके साथ एक का एक जमा होके एग्रीगेट होके एसोसिएट होके लार्जर साइज में चेंज हो जाते हैं. अगेन दे विल फॉर्म सस्पेंशन और यू विल गेट द डिसॉल्व्ड फॉर्म ऑफ दिस मेटल. दैट्स ऑल. You will not get a colloid. So we add alkali as a stabilizing agent because some of the ions from this alkali will get adsorbed on the cluster of metal atoms and they stabilize that colloidal solution. This method, why we prefer only for these noble metals, is because they are unreactive, least reactive. Suppose if you apply for these alkali metals already they react with air as well as with water. You can't prepare their sols. Even if you take some transition metals like iron, that also reacts with water, and when you supply some electricity, some chemical reaction will take place. Instead of getting the metal sol, you will get some other compound colloidal solutions. That's why this method is only applicable for metals like gold, silver, platinum or sometime copper. Important question है, 2 marks के लिए पूछते हैं. Explain Bradix arc method for the preparation of metal sols or gold sol. This much if you write, you will get 2 marks along with neat diagram. Next method, we call it as peptization. Peptization is a method of converting freshly prepared precipitate into colloidal form by adding a suitable electrolyte. For 1 mark, they may ask you what is peptization. It is a method of converting freshly prepared precipitate into colloidal form or colloidal state by adding a suitable electrolyte. And whatever electrolyte you are going to add, it is called as peptizing agent. यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि लेबोरेटरी में हम अलग अलग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं जहाँ पे प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट. सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ chloride, bromide or iodide. The halides are detected by silver nitrate test. For chlorides you will get white PPT.
For bromide, you will get pale yellow PPT, and for iodide, you will get yellow PPT. Now, if you want to convert that precipitate into colloidal form, what you have to do is, as soon as you get the precipitation, immediately you have to add one of the chemical reagent which is having common ion with that precipitate molecules. अब जैसे कि एग्जांपल, आप सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं. सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट कब फॉर्म होगा? जब आप सिल्वर नाइट्रेट को आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ या सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये येलो पीपीटी फॉर्म होते जाएगा. अब जैसे ये येलो पीपीटी फॉर्म होते रहता है, इमीडिएटली आप एक्सेस क्वांटिटी में सिल्वर नाइट्रेट तो ऐड कर सकते हैं या फिर पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर सकते हैं. तब क्या हो जाता है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होने से पहले ये डायरेक्टली कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. इट विल नॉट रिमेन इन प्रेसिपिटेट फॉर्म, इमीडिएटली इट विल चेंज इनटू कोलाइडल फॉर्म. So a freshly prepared precipitate of ferric hydroxide, this you will get when you treat ferric chloride solution with water, or upon hydrolysis ferric chloride solution will produce ferric hydroxide solution, but this will be in suspension form or it will be in the precipitate form. To avoid the precipitation, what you have to do is you have to either add ferric chloride in excess or you can add ferric hydroxide solution, so that one of the ion will become common. Either iron ion will become common or OH minus ion will become common. तो जब क्या हो जाता है, जैसे ही आप फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे इस प्रेसिपिटेट को, तो इसमें के Fe3+ आयॉन्स फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लस्टर या फेरिक हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल्स के ऊपर आके एड्सॉर्ब हो जाते हैं. जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं, this one molecule, when you add ferric chloride, Fe3+ ions are adsorbed on the precipitate molecules. So due to the adsorption of positive charge, they will repel from one another and they remain suspended in colloidal form. They will not form aggregate, they remain in colloidal form. So this is the reason how colloidal solutions will be formed, because they will adsorb a common ions on their surface. जैसे कि यहाँ पे इस example में हम देखें, AgI प्रेसिपिटेट को आप कोलाइड बनाना चाह रहे हैं, तो या तो सिल्वर नाइट्रेट ऐड करो या फिर पोटेशियम आयोडाइड ऐड करो. सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने के बाद Ag+ आयॉन्स कॉमन हो जाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज उस मॉलिक्यूल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा, कॉमन आयॉन जो है वो एड्सॉर्ब हो जाएगा, तो ये कोलाइड पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड बन जाएगा. अगर आप पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर रहे हैं तो आयोडाइड आयन कॉमन हो जाएगा, और आयोडाइड आयन कॉमन होने से आयोडाइड आयन्स एड्सॉर्ब हो जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड आपको मिलेगा. So either you will get positively charged collide or negatively charged collide, depends on the reagent you are adding, but due to the addition of this reagent only you will get collide. So these reagents are causing peptization and these are called as peptizing agents. इनके वजह से peptization हो रहा है, तो इस वजह से हम इन्हें बोलते हैं peptizing agents. यहाँ पे भी फेरिक क्लोराइड के वजह से पेप्टाइजेशन हो रहा है, तो ये फेरिक क्लोराइड को हम बोलेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट. So in this manner, a larger size particles are again converted into colloidal form. Again a top down approach, and this is nothing but we call it as peptization. Next is chemical methods. We carry out different chemical reactions to prepare these colloidal sols. Colloidal solutions can be prepared by chemical reactions which lead to the formation of molecules of colloidal size, that is by double decomposition, oxidation, reduction, or by hydrolysis. These molecules aggregate to form colloidal sols. इसको आप बोल सकते हैं बॉटम अप अप्रोच, यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो रहे हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस आर कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल साइज. एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डबल डिकम्पोजिशन यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स विल टेक प्लेस. आर्सेनियस ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के बीच में आयॉन्स एक्सचेंज हो जाएंगे, आपको आर्सेनियस सल्फाइड सोल मिलेगा. ए ट्रू सोल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू ए कोलाइडल सोल. अगेन hydrogen sulfide solution, if you pass sulfur dioxide gas, this reaction will be taking place producing sulfur colloidal sol. Reduction,
Auric chloride solution is reduced by formaldehyde to produce gold sol and some byproducts. And here ferric chloride upon hydrolysis produces ferric hydroxide sol. So different chemical reactions are there, either double decomposition, oxidation or reduction or hydrolysis. You can prepare these type of metal sols or non-metal sols or some other chemical compound sols. Remember, whenever you are preparing these sols, let it be metal sols or some different chemical compound sols, either by electrical method, mechanical method or chemical method, they are all belonging to लियोफोबिक कैटेगरी. इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं. So they are less stable because DP and DM will have no affinity or very less affinity. रही बात अल्कली या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर रहे हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट के तौर पे, तो ये इलेक्ट्रोलाइट होना ज़रूरी है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रहने से कोलाइट्स को स्टेबिलिटी मिल जाती है. ज़्यादा हो गया तो कोलाइट डैमेज हो जाते हैं, अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं भी रहा तो कोलाइट डैमेज हो जाते हैं. तो कभी भी हम जब कोलाइट्स प्रिपेयर करते हैं तो हमको देखना है कि थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट उसमें रह जाए. अगर ज़्यादा हो गया तो भी डैमेज हो जाएगा, नहीं रहा तो भी डैमेज हो जाएगा. So these are all the different methods of preparing colloids, that is mechanical method, electrical method or chemical method. Going to the next part, purification of colloids. By whatever method you prepare colloids, either by top down approach or bottom up approach, just now we have seen, that is mechanical dispersion, Bredig-Sark method and chemical methods. In that we are adding some stabilizing agent to stabilize the colloid. इतने प्रिपरेशन के बाद क्या हो जाता है, ये स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड करने के बाद ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो गई तो कोलाइट डैमेज होने के चांसेस है. तो हमको यहाँ पे इस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में क्या करना है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ट्रू सोल्यूशन यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है एक्सेस क्वांटिटी में उसको हम निकालना है. वी हैव टू रिमूव देम, अदरवाइज द कोलाइट गेट डैमेज. So this is the thing we carry out in purification of colloids. So purification of colloids is nothing but removal of the true solution particles from the colloid is called as purification, and that is carried out by different methods. So one by one we'll discuss over here. First is dialysis. Dialysis is nothing but a process of removing the particles of true solutions from a colloidal solution using suitable membrane. यानी कि आपको ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स को रिमूव करना है कोलाइड में से, तो सेपरेट करने के लिए आपको जो है सूटेबल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स यूज़ करना है, जो क्या करते हैं, जैसे कि पार्चमेंट पेपर हम जो यूज़ करते हैं, पार्चमेंट पेपर से कोलाइड पास नहीं होंगे लेकिन ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स पास होते हैं. तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे प्यूरिफिकेशन में अप्लाई करते हैं. तो इस पहले मेथड में वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं हम. सो विल बी टेकिंग the impure colloid which contains true solution particles in this dialyzer, means a parchment bag जिसे हम बोलते हैं. This is called as dialyzing membrane or parchment bag. Parchment bag has a function. It will not allow colloidal particles to escape out from this bag, but it will allow the true solution particles, electrolytic ions which are present, that will be coming out from this parchment bag. ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा है जो कोलाइडल पार्टिकल्स को ब्लॉक करता है और ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स को जो है पैसेज के लिए अलाउ करता है. इट कैन कम आउट और मूव इनसाइड. So in this dialysis process what we do is we take a container and we maintain an inlet flow for water and outlet flow for water, and we introduce a parchment bag in which impure colloid is taken. एक parchment bag लेते हैं जिसमें impure colloid जिसको purify करना है वो लेते हैं. वाटर कंटिन्यूसली फ्लो करने से क्या हो जाएगा, वाटर एंटर हो जाएगा पार्चमेंट बैग में. इसमें जितने भी ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स है, आयॉन्स हैं या स्मॉलर ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स है, वो इस पार्चमेंट बैग के बाहर वाटर के ज़रिए से बाहर आ जाएंगे.
क्योंकि वाटर का कंटिन्यू फ्लो रहेगा, वाटर पेनेट्रेट होगा अंदर, फिर वो ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स को कैरी आउट करके बाहर निकलेगा और इस आउटलेट के ज़रिए से बाहर चले जाएगा। इस तरह पूरा इम्प्योर कोलाइड प्यूरिफाई हो जाएगा। आपको पहले एनालिसिस करना है कि कितने ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स है, उस हिसाब से ये प्रोसेस को उतने ड्यूरेशन के लिए कैरी आउट करना है। यू शुड नॉट कैरी आउट फॉर लॉन्ग टाइम, पूरा ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स निकलने तक ये कैरी आउट नहीं करना है। आपको ये देखना है कि थोड़े ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स इसमें रह जाए, बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, इट गिव्स स्टेबिलिटी टू द कोलाइड। इफ यू रिमूव ऑल द कोलाइड ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स फ्रॉम दिस impure collide, again that collide get damaged. So remember one thing, colloids require small amount of electrolyte for their stability. If the electrolyte is absent, the collide gets damaged. If the electrolyte is in excess also, the collide gets damaged. So this dialysis is carried out for a limited period of time so that small amount of electrolyte is left behind in the collide. नाउ दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो, क्योंकि वाटर अंदर फ्लो होना है फिर बाहर यहाँ पे निकलना है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। इस प्रोसेस को हम फास्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके, और उस मेथड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, which we'll be learning in the next slide. Electrodialysis, the process of dialysis carried out by applying electric field to make the process faster, is called as electrodialysis. अब ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं, कैटायॉन्स और अनायॉन्स होते हैं। तो कैटायॉन्स और अनायॉन्स को बाहर निकालना है, तो एक था मूवमेंट ऑफ वाटर, दूसरा तरीका यह है कि आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद कैटायॉन्स कैथोड की तरफ जाते हैं, अनायॉन्स एनोड की तरफ जाते हैं। So here we can see same setup is there, only we have to introduce electrodes, anode and cathode. Now as when you pass the electricity, what happens, whatever cations are there, they will move towards cathode, and whatever anions are there, they will move towards anode. यहाँ पे water का role same as it is रहेगा, लेकिन अब वाटर तो मीडियम के लिए है, लेकिन मूवमेंट ज़्यादा अब किसके वजह से हो रहा है, इन इलेक्ट्रोड्स की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद ये इलेक्ट्रोड्स अपोजिट आयोन्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो ईजिली ये कैटायॉन्स और अनायॉन्स जो पार्चमेंट बैग के अंदर है वो फास्ट बाहर आ जाएंगे। इस तरह ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। Again, this also is carried out for limited period of time so that small amount of electrolyte should be left behind. This is very important point. Always dialysis or electrodialysis is carried out for limited period of time. Here it is there. The process is carried out by dipping a parchment bag containing impure soil in a vessel containing water. Two electrodes are dipped. Electric field is applied. Negative impurities move towards positive electrode, that is anode, and positive impurities move towards negative electrode, that is cathode. In this way, impure soil gets purified. It is carried out for limited time so that a small amount of electrolyte is required for the stability of colloid is left behind. So both processes can be asked for 2 marks, explain dialysis or explain electrodialysis, or simply they can ask you definition of dialysis or electrodialysis. Another method of purification is ultrafiltration. We have discussed in the first session of colloids. Ultrafiltration is applied for filtration of colloids. ट्रू सॉल्यूशंस अल्ट्राफिल्ट्रेशन से भी सेपरेट नहीं होते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स। सस्पेंशंस तो आसानी से फिल्टर पेपर से ही सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन कोलाइड्स के लिए नॉर्मल फिल्टर पेपर नहीं चाहिए, आपको स्पेशल टाइप के फिल्टर पेपर्स चाहिए जिससे कोलाइडल पार्टिकल्स सेपरेट हो सके। सो it is a process of separating the colloidal particles from two solutions using specially prepared filter papers. अब यहाँ पे ये फिल्टर पेपर है, नॉर्मल फिल्टर पेपर जिसको हम कॉमनली वैट्समैन पेपर बोलते हैं। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो कोलाइडल पार्टिकल्स आसानी से पास हो जाते हैं, वैट्समैन फिल्टर पेपर को आप थोड़ा मॉडिफाई करना है, मीन्स इसमें पोर साइज ज़्यादा होता है जिससे कोलाइडल पार्टिकल्स पास होने के चांसेस होते हैं। तो इस फिल्टर पेपर को हम क्या करते हैं,
कोलाइडियन सोल्यूशन दैट इज 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज इन अल्कोहल एंड ईथर। ये सोल्यूशन प्रिपेयर करके उस सोल्यूशन में हम ये फिल्टर पेपर को हम डिप करते हैं। डिप करने के बाद वो फिल्टर पेपर इस सोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो एब्जॉर्ब करने के बाद ये कोलाइडियन इन पोर्स के ऊपर आके डिपॉजिट होके पोर साइज को कम करता है। द पोर साइज ऑफ द फिल्टर पेपर विल बी reduced डाउन बिकॉज ऑफ दिस कोलाइडियन and which will it will stop the movement of colloidal particles through it. So pore size कम होने के बाद definitely colloidal particles का movement stop हो जाता है, सिर्फ true solution particles पास हो जाते हैं। तो ये कोलाइडन सोल्यूशन में फिल्टर पेपर को डिप करने के बाद ये जैसा ही अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेगा, इस फिल्टर पेपर को जो है फिर ड्राई करके कोलाइडल सॉल्यूशंस को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं। फिल्टर पेपर इज सोक्ड इन कोलाइडल सॉल्यूशन हार्डन्ड विथ फॉर्मल्डिहाइड। उसका हार्डनेस बढ़ाने के लिए उसको थोड़ी देर फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं और ड्राई करते हैं, तब इसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं। अगेन इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ये भी क्योंकि आप जब कोलाइडल सॉल्यूशन इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे सूटेबल शेप देके, जैसे कि यहाँ पे कोन शेप देखें हम यहाँ पे उसको जो है सूटेबल कंटेनर में रखते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स आ जाएंगे, कोलाइड इसमें ही ब्लॉक हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, तो इसको फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक साइड में सक्शन पंप या फिर प्रेशर पंप अप्लाई करके, वैक्यूम पंप अप्लाई करके इस प्रोसेस को हम फास्ट करते हैं। So these are all the different methods for purification of colloids.